बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी होने के बाद मुख्तलिफ किस्म के आइनी सवालात जो हैं या आइनी बहस वो शुरू हो गई है। ये क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर सकती है इस हुक्मनामे को जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, इसमें क्या बातें हैं, क्या सुकम हैं, और फिर बेंच कौन सा बनेगा। सबसे अहम सवाल कि बेंच कौन सा बनेगा, फुल कोर्ट बनेगी, 5 रुकनी बेंच बनेगा, 7 रुकनी बनेगा या 9 रुकनी बेंच बनेगा। और फिर जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का जो रेफरेंस है, बल्कि रेफरेंसेस हैं, कई रेफरेंस हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एक रेफरेंस भेजा हुआ है, मियाँ दाऊद ने भी एक रेफरेंस भेजा हुआ है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि जनाब ये ऑडियो वीडियो जो आ रही हैं आए रोज़, ये कौन जारी कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे और अदारे की साख बचाएंगे, अदारे को बचाएंगे। एक तरफ तो ऐसी बातें करें कि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ खबर ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की समाअत की जो तैयारियां हैं वो शुरू हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, मेरे हाथ क्या दस्तावेज लगी है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड मुरतब होना शुरू हो गया है। और फिर और बड़ी एक खबर, दिलचस्प खबर जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पे, और सत्तार खान सीनियर साफ़ी हैं, वो इसके रावी हैं, और अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब ने खबर ब्रेक की है कि जनाब 50 करोड़ रुपए खान साहब के ज़मान पार्क वाला जो घर है वहाँ से गायब हो गया है, चोरी हो गया है, और पता नहीं चल रहा है जनाब कौन ले गया है। इशारे कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि वो जनाब शायद बुशरा बीबी ने वो पैसे जो हैं वो इधर-उधर कर दिए हैं। और 50 करोड़ रुपए नकद रखना वैसे बड़ी अजीब-सी बात है, लेकिन खान साहब की ये आदत है। पैसे नकदी देख के वो खुश होते हैं कि नकद पड़े हों, जनाब तिजोरी में ऐसे जो गड्डियाँ पड़ी हों, तह दर तह, और खान साहब आँखें सेंकें उससे। ये रेहाम खान ने अपनी किताब में भी इसका ज़िक्र किया हुआ है कि जनाब वो ऐसे तिजोरी में नोट भरे होते थे खान साहब के। और दूसरी तरफ खान साहब दरवेश आदमी है, जो मौजूदा उनकी मनकूहा है बुशरा बेगम, वो कहती हैं दरवेश आदमी है, उनके पास कपड़े नहीं होते थे, और वो मैंने एक सूट निकाला वो उनको खुला था, दूसरा सूट निकाला उसका रंग फेट हो गया हुआ था, और रेहाम खां कुछ और कहानी बता रही थी। तो इसमें रेहाम खां की अगर किताब को देखा जाए तो फिर लगता है कि ये गड़बड़ ज़रूर हुई है। और बुशरा बीबी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो खान साहब ने अपने कुछ दोस्तों से ये कहा भी है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये घड़ियाँ इतनी कीमती हैं, और फिर बुशरा बीबी का ये वो सारा बैन सतूर बिटवीन द लाइन उन्होंने नामशाम भी लिया था। तो ये बहरहाल चल रहा है, देखें अब वो पर्चा करवा नहीं सकते कि वो पूछेंगे जनाब ये 50 करोड़ कहाँ से आए। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने उन्हें गिफ्ट किए थे, मलिक रियाज की तरफ इशारे कर रहे हैं लोग। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरे ज़राए हैं मलिक रियाज वाले, इन दिनों जब ये तहरीक शुरू हुई है, जब जिनकी हुकूमत गई है इमरान खान की, उसके बाद से खान साहब को कुछ उस तरफ से कम अज़ कम नहीं मिला। और ये मे बी कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो टिकट के लिए लोग पार्टी फंड देते हैं, वो पार्टी फंड पड़ा हो, और फिर कुछ बीच में घर वाले ही होते हैं कि जनाब ये 50 करोड़ तो खुर्द-बुर्द करें ना ज़रा साइड पे, और मज़ीद पैसे माँगे कि जनाब 50 करोड़ रुपए तो चोरी हो गया, हम दस्तशीकी करिए। बहरहाल ये ऐसी खबर है जो गैर मुसद्दक़ा खबर मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मलिक रियाज़ के जो मेरे ज़राए हैं वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे कि हमारी तरफ से कोई पैसा-पूसा गया हुआ है। हाँ, कहीं और से इकट्ठा-उट्ठा करके रखा हो। ज़ाहिर है और भी तो बड़े चाहने वाले हैं, और फिर फॉरेन फंडिंग के भी माहिर हैं खान साहब, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई हो। अच्छा, एक खबर और भी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। ये क्या खबर है? ये खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे मामलात में कुछ फ़ैसले करती है। हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत जो है और एस्टेब्लिशमेंट, ये एक पेज पे है, 100% एक पेज पे है। जो इमरान खान के लिए लचक दिखाने वाले लोग थे, उनको पैगामात मिल गए हुए हैं, वो अब सीधे पदरे हो गए हुए हैं। वैसे भी मार्च अप्रैल में बहुत सारे मामलात जो फ़ौज के होते हैं, गड़बड़ें जो होती हैं फ़ौज के अंदर, वो तबादले-शबादले हो रहे होते हैं, तो वो दुरुस्त सिमत, यानी जो कहते हैं ना फ़र्द वाहद, उसके इर्द-गिर्द
घूमना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी कुछ सूरत हाल है। और वहाँ जो कुछ फैसले होते हैं या सख्त इकदामात की जो बातें होती हैं या आइन को थोड़ा बहुत इधर उधर करके आगे बढ़ने की बातें होती हैं, पता ये चला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उसमें बन जाते हैं रुकावट। वो 10-10 दिन तक जवाब ही नहीं देते। मेरे राय के मुताबिक वो जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, उनमें से एक बड़ी जमात के जो बड़े लीडर हैं सरबराह, उन तक ये गिला पहुंचाया गया है, जो उनसे गिला किया गया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो देखते रहते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ, और नवाज शरीफ साहब 10-10 दिन लगा देते हैं जवाब देने में, जिसकी वजह से ये मामला थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं। और वो कहते हैं ना कि हाफिज साहब भी बस ढिले मट्ठे जाए ने, तो वो सारी बातें जो हैं वो बयान की जा रही है कि क्यों ऐसे है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वहाँ से लंदन से कोई फ्री हैंड मिल गया है शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की तरफ से, और जिसके बाद फिर आप देख ही रहे हैं कि कैसे तेजी के साथ डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई हैं। पीडीएम का इजलास होता है जनाब, सरबराह इजलास, और फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है, आर्मी चीफ की, DGI की, और दूसरे दिन ही फिर पार्लियामेंट का इजलास, इलेक्शन मुलतवी करने की बातें, और फिर साथ ही नोटिफिकेशन आ जाता है इलेक्शन कमीशन का कि जनाब 30 अप्रैल को इलेक्शन मुमकिन नहीं है। 8 मार्च को जो हमने शेड्यूल जारी किया था वो हम विड्रा कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, और 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। यानी 8 अक्टूबर, इसका मतलब ये भी है कि केपी में भी कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और उसकी उन्होंने रीजनिंग बकायदा, कल इसमें मैंने बिल्ला किया था, रीजनिंग उन्होंने इसकी दे दी है कि जनाब इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये चैलेंज करने जा रहे हैं उसको, ये PTI वाले शेख रशीद साहब भी चैलेंज करने जा रहे हैं। 2-3 किस्म की दरखास्तें ये सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं। एक तो आज ही 24 तारीख को ये दरखास्तें लेके जा रहे हैं, और इनकी ये कोशिश है, दरखास्त ये करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस केस को आज ही ज़ेर समात लाया जाए। एक तो उसमें कुछ दरखास्तें ये हैं कि जनाब कलअदम किया जाए जो नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, और दूसरा एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर हो रही है। तौहीन अदालत क्या करना है, और फिर वो कहते हैं जनाब IMF का जो जिक्र किया है कि जनाब IMF के साथ भी मामला चल रहे हैं, पैसों का प्रॉब्लम है। तो ये PTI वाले बड़ा शोर मचा रहे हैं कि IMF ने कह रहे हैं ना हमारे साथ कोई मसला नहीं, पैसे पूछों का, इलेक्शन का हमारे साथ क्या ताल्लुक। वो सही बात है, वो इलेक्शन का इनके साथ क्या ताल्लुक। अब एक जो सवाल वहाँ उठेगा, एक ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये सीधी सीधी बात है, आर्टिकल 6 को इतनी आसानी के साथ नहीं लगता। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आर्टिकल 6 तो वो है कि आइन को सबवर्ट किया जाए, तोड़ा जाए, मुअत्तल किया जाए, मुअत्तल करने की कोशिश की जाए, फिर होता है ताकत के जोर पे। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या ताकत है, ज्यादा से ज्यादा। अभी तो ये भी एक सवाल है वैसे कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है भी या नहीं। ज्यादा से ज्यादा आइन के मुनाफी कोई फैसला हम इसको कह सकते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कानून में कि जो भी सरकारी इदारे होते हैं या सरकार के नाम पे जो भी काम हो रहा होता है, वो यही तस्वर किया जाता है कि ये नेक नीति से मुफाद आमा में किया जा रहा है। बहरहाल जो केस होगा ना सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन का, अपनी नौयत का ये शायद पहला केस होगा, इसलिए इसको बड़ी बारीक बीनी के साथ देखने की जरूरत है। और दूसरा कहते हैं हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों होगी जी? उसने किस हुक्म की खिलाफ वर्जी की है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 मार्च को हुक्म जारी किया था कि पंजाब और KP में इलेक्शन जो है उसकी डेट दी जाए। पंजाब में वो कहते थे जनाब सदर के साथ मुशावरत करे इलेक्शन कमीशन, और KP में गवर्नर के साथ। वहाँ का गवर्नर तो वेर किया हुआ है, वो नहीं डेट दे रहा है, उनका नहीं हालात हैं जी। सदर साहब ने 30 अप्रैल की जो तारीख थी वो दे दी थी, और उस पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का प्रोसेस और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने और कबूल होने का प्रोसेस तो मुकम्मल हो गया हुआ था। अब तो अपीलों का मरहला शुरू हो गया था। तो इसमें गवर्नर के खिलाफ आइन के तहत उसको इस्तिस्ना है, फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर उनके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा चल भी रहा है तो यूं ही वो गवर्नर का लौटाता है शख्स, वो मुकदमात वहीं मुंजमद हो जाते हैं। तो ये उनके खिलाफ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट रीराइट कर ले, जैसे आइन को पहले 63A में रीराइट किया, वो वहीं से तो बड़े बड़े हैं सारे। सुप्रीम कोर्ट के जो केस है, मुकदमात हैं, उन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया है।
मुझे ये लगता है। और उनकी वजह से सारे क्राइसिस जो हैं वो आए। 63A वाला जो केस है मुनहरफ अराकीन वाला कि उनके वोट ना गिने जाएं, उसके बाद जो पंजाब में सूरत हाल हुई, जैसे असम्बलियां तहलील करवाई इमरान खान साहब ने, ये सारा कुछ आपके सामने है। और वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत, हाँ ये है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कैसे कर सकते हैं आप? इलेक्शन कमीशन का जो आर्डर है पूरा वो पढ़ लें, उनका जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर हमने तो पूरी कोशिश की है अमल दरामद करवाने की। अब वो बता रहे हैं कि जनाब हमारी खजाना वालों से बात हुई, दिफा वालों से बात हुई, आईएसए के सेक्टर कमांडर से भी मीटिंग हुई, सारा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। उन्होंने फौज से ही बात हुई। वो कहते हैं जनाब एक तो पैसे का मसला है, हुकूमत कहती है कि हम पैसा देने की पोजीशन में नहीं है, और दूसरा अमन अम्मा की सूरत हाल है, वो जो कानून नाफज करने वाली जो अमन अम्मा कायम करने की जिम्मेदार एजेंसियां हैं फौज समेत, वो सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब नहीं हो सकता। तो आइन के आर्टिकल 218 के तहत हमारी जिम्मेदारी है इंतजाम इंतजाम करना, इलेक्शन का फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन। तो ये इंतजाम इंतजाम हमसे तो नहीं हो रहा। 218 सब आर्टिकल 3 का वो जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहे ना कि आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक तमाम इंतजामी काम जो है बशमूल फौज, वो इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं इलेक्शन के हवाले से। तो ये तो ऐसे ही है ना जैसे सुप्रीम कोर्ट जो आइन ये कहता है कि जो तमाम अदालतें और तमाम इंतजामी काम जो हैं वो पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करें या मावनत करें। ये तो उसी तरह का है। अगर 220 के तहत वो कहते हैं इनको कि जनाब हमें पैसे दें, बंदे दें, सिक्योरिटी के लिए वो नहीं दे रहे, तो फिर ये भी एक तरह से तो इन्हें इलेक्शन कमीशन बनती है। और वहाँ सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट का, जो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि अगर उसके अहकामात नहीं माने जाते तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन के पास वही इख्तियार होंगे सेक्शन 10 के तहत जो हाई कोर्ट्स के पास होते हैं। अब ये जा रहे हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट। एक मसला ये भी, कल इसमें मैंने तफसील से बात की, निगरान हुकूमत जनाब 90 दिन के 90 दिन कहाँ 90 दिन के लिए, वो मैंने बता दिया। वो ये कोई पॉइंट ही नहीं है कि 90 दिन के लिए। सिर्फ नुकता ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो वो डेट दे दी थी और डेट के बाद वो आगे नहीं की जा सकती थी। हालात ऐसे नहीं, जो रीजनिंग दी है इलेक्शन कमीशन ने वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। बस यही एक मामला है, इस पे बात आगे चलेगी। और फिर वहां कल मैंने कह दिया था विलाग में, अगर सारे जाके जिन लोगों के का जिक्र किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, उनको तलब कर लिया इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट, और वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे कहने या नहीं हो सकते इलेक्शन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? कैसे तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? उन्होंने तो जनाब वो उसके हुक्म पे अमल दरामद करने की पूरी कोशिश की है आगे। अब अगर आप इलेक्शन कमीशन का पढ़े नोटिफिकेशन या हुक्मनामा जो है इलेक्शन मुलतवी करने वाला, उसमें उन्होंने जो मैंने जिक्र किया ना, तमाम जिन लोगों से मुलाकातें हुई, मीटिंग हुई, खतो खताबत हुई, तमाम का जिक्र खुलकर कर दिया है। इसका मतलब ये है, और फिर मैंने जिक्र किया कि जनाब PDM का इजलास, फिर आर्मी चीफ ISI के चीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म से, और फिर पार्लियामेंट का इजलास वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी, और उसके बाद ये तब्दीली जो भी नोटिफिकेशन आया, तो इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये तमाम जिन अदारों का जिक्र है इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में फौज समेत, वो तमाम एक पेज पे है। वो इलेक्शन नहीं चाहते, उसकी वो मुख्तलिफ रीजनिंग दे रहे हैं, वजूहत दे रहे हैं कि जनाब एक दो सूबों में इलेक्शन हो जाए और बाकियों में ना हो, और फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा हो तो तब क्या होगा। इस तरह की बातें शातें हो रही है ना सारे, आप देख सुन ही रहे हैं। तो वो उसमें वजह मकबूलियत नज़र आती है, वो मुनासिब है। ये छोटा सा 4 सूबों का मुल्क है। हम भारत की मिसालें देते हैं, भारत और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। वो 1 अरब 43-45 करोड़ की आबादी, हम सिर्फ 22 करोड़ का मुल्क है एक। ये बात नहीं है वो जो कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है। और फिर जो स्कीम है आइन की कि जनाब निगरान या गैर जानबदार हुकूमतें जो होंगी उनकी मौजूदगी में इलेक्शन होगा, तो अगर पंजाब में और KP में इलेक्शन हो जाता है तो फिर जब जनरल इलेक्शन हो रहे होंगे तो फिर इन हुकूमतों का क्या करेंगे? अब वफाकी हुकूमत को मुअत्तल कर देंगे वो। ये आइन की मंशा के खिलाफ है ज़ाहिर, जो मुझे नज़र आता है। तो अब ये भी वैसे बातें हो रही हैं कि जनाब 16 सितंबर को चीफ जस्टिस भी रिटायर हो रहे हैं, सदर साहब भी सितंबर में उनका 5 साल का टर्नओवर पूरा हो रहा है।
चलो उनकी बात तो ठीक है चीफ जस्टिस की। तो सदर साहब का टेन्योर जो है ना वो इस तरह 5 साल का नहीं होता। सदर साहब नए सदर के इंतखाब तक सदर रहते हैं, ये भी आइन में लिखा हुआ है। जैसे मैं निगरान हुकूमत कहता हूँ, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के बाद नए वज़ीर आला को हैंड ओवर करके जाना होता है। इसी तरह सदर साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त तक सदर रहना। ये नहीं है कि जनाब उनका सितंबर में टेन्योर पूरा हो गया तो सदर साहब को कहेंगे जनाब आप जाएं, तो जनाब चेयरमैन सेनेट आप संभालें, ऐसे नहीं। जब तक नया सदर और सदर मुंतखब करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वही पूरा नहीं है। चारों सूबाई असम्बलियों ने और पार्लियामेंट ने मिलकर मुंतखब करना होता है सदर को। अब 2 उसमें असम्बलियां ही मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सितंबर में ड्यू था इलेक्शन, वो पहले भी उस वक्त तक तहलील हो चुकी होना थी। अगर टेन्योर भी पूरा कर लेती ये असम्बलियां, वो इलेक्शन आगे जाना ही जाना था। अब जो सदर का इलेक्शन है, जब नई असम्बलियां बनेगी उस वक्त तक सदर साहब जो सदर रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब जो बेंच है, बेंच की तश्कील की बात हो रही है कि बेंच कैसे बनेगा। आपको याद होगा जब सुओ मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, एजाज उल एहसन साहब और मुज़ाहिर नकवी साहब और के बेंच ने गुलाम महमूद डोगर वाले केस में कहा जनाब लगता है इलेक्शन नहीं करवाने। इन्होंने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी तलब किया था। फिर उस पर 9 रुकनी बेंच बना था और फिर उस 9 रुकनी बेंच पे एतराज़ात शुरू हो गए। काफ़ी बीच में जो जज बैठे हुए थे उन्होंने एतराज़ात शुरू कर दिए। याहिया अफरीदी साहब ने एतराज़ किया, अतरम नीला साहब ने एतराज़ किया, मंसूर अली शाह साहब ने एतराज़ किया। फिर वो मीटिंग शीटिंग हुई। 2 जज थे 9 रुकनी बेंच में से, 2 जज मिस्टर जस्टिस एजाज उल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने कोई फैसला दिए बगैर अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। लेकिन 2 जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने फैसला दे के खुद को अलग कर लिया। याहिया अफरीदी साहब ने कहा जो सुओ मोटो नहीं चल सकता, उन्होंने फैसला दे दिया। उन्होंने कहा मेरा बैठने में का कोई तुक नहीं बनता, मैंने तो ये फैसला कर दिया है, आगे प्रोसीडिंग में बैठ के मैंने क्या करना है। और जस्टिस अतरम नीला साहब, उन्होंने याहिया अफरीदी साहब से इत्तफाक किया और कुछ अपने निकात उन्होंने लिखे और उन्होंने भी कहा कि जनाब ये उन्होंने ये फैसला दे दिया कि नहीं चल सकता, बेंच की तश्कील ठीक नहीं है, बेंच ये जो तरीक़ाकार है सुओ मोटो का ये ठीक नहीं है, ये हमें सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए वगैरह। अगर लेना था तो फिर असम्बलियों की तहलील जो है पंजाब और केपी की ये भी देखनी चाहिए थी। और मैंने ये सवाल उठाया था तो चीफ जस्टिस ने कहा था जनाब ठीक है मैं इसको भी शामिल करेंगे, लेकिन जब हमारे सामने जजमेंट आई, अबूरी हुक्मनामा जारी सामने आया तो उसमें ये जिक्र ही नहीं था, तो उन्होंने भी अलग कर लिया। ये यानी 9 में से 2 जज जो हैं वो फैसला दिए बगैर अलग हो गए, 2 ने फैसला दे दिया और वो उसको फिर तयद करते हैं बाद में 1 मार्च को जब ये जजमेंट जारी होती है। जजमेंट आखिर समात मुकम्मल हो गए, 1 मार्च को फिर जजमेंट जारी कर देते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ये हुक्म जारी करते हैं कि जनाब सदर वो पंजाब सदर और इलेक्शन कमीशन जब वो पंजाब की तारीख देंगे और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख देंगे वगैरह वगैरह। और उसमें ये भी लिखा था आज खुद नोटिस केस में कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर, जो कि मुमकिन नहीं था उस वक्त, इलेक्शन मुमकिन ना हो तो फिर बाहमी मुशावरत के साथ अगली तारीख ये लोग मुकर्रर कर रहे हैं। और मंसूर अली शाह मिस्टर जस्टिस और मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ, उनका नहीं ये बनता ही नहीं, ऐसा कोई आर्डर नहीं बनता, तो उन्होंने ना सिर्फ वो मुस्तरद किया रेफरेंस जो था आज खुद नोटिस केस, बल्कि उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतरम नीला के जो फैसले थे अलग होने के, उनकी भी तस्दीक की या तौसीक की। यानी इसी से ये रौला पड़ा हुआ है कि ये जो फैसला है ये 3-4 से मुस्तरद हुआ है। यानी अतरम नीला साहब, याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं जनाब ये रेफरेंस नहीं चल सकता। और 3 लोग जो हैं बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर साहब और मोहम्मद अली मदर साहब, वो कहते हैं जनाब ये इलेक्शन का हम वो दे रहे हैं। ये भी एक मसला बनना है, अभी बनना है ये मसला, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो बेंचों की तोड़ फोड़ का वो मौजूद ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है कहीं पे। ये सारी चीज़ें अब मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी समझ है कि जनाब हमारे कौन से अहकामात ऐसे हैं जिन पे अमल हो सकता है,
कौन से ऐसे हैं जिसमें नहीं हो सकता, ऐसे अहकामात जिन पे अमल नहीं हो सकता, अदालतें उनसे अवॉइड करती हैं। और जब तमाम लोग एक तरफ खड़े हो गए, मेरे लिए ये कतई नापसंदीदा है कि आइन में दी गई मुद्दत के अंदर कोई काम ना हो। ठीक है, इन्हें आइन के आर्टिकल 254 की आड़ हासिल है कि उसके पीछे छुप के ये आगे कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि जो मुल्की हालात हैं, इन हालात में तमाम अदारे एक तरफ खड़े हो गए हैं जाके, इंतजामी इदारे जिसमें बशमूल फौज, वो लेटर के मुताबिक, जो लेटर में लिखा उसके मुताबिक। और आइन के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो उन लोगों के नुक्ते नज़र की हमायत कर रहे हैं। आइन की मंशा ये नज़र आ रही है, जो वो कह रहे हैं, जो आज़म वज़ीर तारण ने फरमाया, राना सनाउल्लाह ने फरमाया, हुकूमत जो कह रही है, वो उसमें भी वज़न है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, फुल कोर्ट बनती है। अगर फुल कोर्ट बनती है तो उसमें 2 जजेस जो हैं, एजाज अल एहसन साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, क्योंकि ये इस केस से दस्तबरदार रख चुके हैं, इनको नहीं बैठना चाहिए। और याहिया अफरीदी साहब और अतर मुल्ला साहब, उनका जो फैसला है वो कुछ और नौइयत का है, वो इसमें बैठ सकते हैं। ये अलग हुए थे, वो अलग फैसला दे के अलग हुए थे। उन्होंने फैसला दिया था, इन्होंने फैसला नहीं दिया एजाज अल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, इसलिए ये उस बेंच में मेरे ख्याल में नहीं बैठ सकते। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मैं बात कर रहा था कि मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जब आई है ऑडियो, सबसे पहले उनकी गुफ्तगू हो रही है परवेज़ इलाही साहब के साथ, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला हैं, कि मैं आ रहा हूँ, ये है। और फिर परवेज़ इलाही की गुफ्तगू हो रही है जोजा साहब से, जहांगीर जोजा जो उनके वकील हैं, वो कहते हैं मोहम्मद खान भट्टी का केस जिहड़ा जनाब लगवा लो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब दे कोल। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू है, और वो भी ये कहते हैं कि जनाब गुलाम महमूद का जो केस है, डोगर का केस CCPO का, वो लगवा लें मुज़ाहिर नकवी साहब के बेंच में। फिर एक और नई वीडियो सामने आ गई है जिसमें मोहम्मद खान भट्टी जो हैं, वो ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक़ उनके परवेज़ इलाही के, वो कह रहे हैं कि जनाब वो मैनेज करते थे सारा कुछ, और उन्होंने कहा कि मुनीब अख्तर को और एजाज अल हसन को मैं मैनेज कर लूँगा सुप्रीम कोर्ट में, और वो मेरे साथ हैं। और लाहौर हाई कोर्ट जो है, इसको भी वही मैनेज करते थे। फिर अली साई साहब जो हैं, उन्होंने मैनेज करना शुरू, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना रिएक्शन भी दे चुके हैं। और लग ये रहा था कि जो रेफरेंस भेजे गए हैं, ये पड़े पड़े वही इनको वो दीमक लग जाएगी और ये फाइलें नहीं खोली जाएंगी। लेकिन इतला ये है कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिकॉर्ड जो है वो कंपाइल करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने वहाँ दरखास्तें दी हुई हैं, उन्हें यह कहा गया है कि जनाब आप ज़रा ना एफिडेविट वगैरह दें, यानी रिकॉर्ड को मुकम्मल किया जा रहा है किसी वक्त भी, ताकि जब भी चीफ जस्टिस कहें, ये चीफ जस्टिस के कहने पे ही ये कार्रवाई होती है ना। जो कार्य रजिस्ट्रार जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इशरत अली साहब, वो इस काउंसिल के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते हैं। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी के, उनका सेक्शन 5 है और सब सेक्शन 3, वो ये कहता है कि जो शख्स इल्ज़ामात लगाता है या जो शख्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त देता है, तो वो जो इल्ज़ामात लगाता है उनकी सपोर्ट में उसने एफिडेविट देना होता है, बयान अल्फी देना होता है। अब वो हम लेटर, जो सीक्रेट लेटर है, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये इशरत अली साहब ने लेटर लिखा है मियां दाऊद को कि जनाब आपने 23 फरवरी 2023 को एक रेफरेंस फाइल किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, तो फिर आप जो जनाब इसका एफिडेविट जो है वो जमा करवाएं। मेरे जो वहाँ ज़राए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनका ये कहना है कि वो अभी तक उनका जो एफिडेविट है वो नहीं आया। यूं ही बयान अल्फी वसूल हो जाएगा तो अगला प्रोसेस जो है ये शुरू कर दिया जाएगा। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं, जिस खुशफहमी का शिकार हैं कि जनाब मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब, मिस्टर उमर रज़ा बंदियाल साहब अकेले तो कुछ नहीं है ना। अगर कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड हैं, सरबराह हैं, इसके बावजूद वो अकेले फैसला नहीं कर सकते। 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। एक उसमें सरदार तारक मसूद साहब हैं, एक मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं, और बाकी जो 5
हाई कोर्ट्स हैं, उनके चीफ जस्टिस साहबान में से जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते हैं, वो काउंसिल का हिस्सा होते हैं। एक तो इसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अब रिटायर अगर हो जाते हैं तो उनकी जगह फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो काउंसिल का हिस्सा होंगे। बहरहाल कम टुर पिया जे अगे नूं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वाला भी। और दूसरा इलेक्शन बंद रुकने का जो अमल है वो भी मेरा ख्याल है इसको मैं जो समझ रहा हूँ ये फाइनली समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर अहकामात को ऐसे जारी करती भी है तो वो मेरा ख्याल है कि वो अवलन तो कोई ऐसा मुमकिन ही नज़र नहीं आ रहा। अगर बहुत आगे बढ़ के वो सुप्रीम कोर्ट करना चाहेगी तो फिर दूसरी तरफ से भी कोई जो चीज़ें अदालत के सामने रखी जाएंगी वो ऐसी नहीं होंगी कि जिन्हें आसानी के साथ नज़रअंदाज किया जा सके। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।